भोजन डी। मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं जब उस महामानव की गाथा गाने के लिए विभिन्न प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। शरीर की शक्ति क्षीण पड़ जाती है जब मैं उस महामानव के गुणगान करने का प्रयास करता हूँ। मस्तिष्क साथ देना बंद कर देता है जब उस महामानव की विशेषज्ञता के बारे में, उस महामानव के नॉलेज के बारे में, उस महामानव के वक्तव्यों के बारे में जानता हूँ, समझता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ। ऐसा महामानव जिनके द्वारा प्रतिपादित भारतीय संविधान की गरिमा आज पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को तैयार किया और संविधान सभा को समर्पित किया और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे स्वीकार किया और अपने सिग्नेचर करके इसे ओके कर दिया। इसलिए महत्व है आज आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी जो चल रही है वो इस संविधान की वजह से ही चल रही है। वरना हम तो वो लोग हुआ करते थे जिन लोगों को उन तालाबों से पानी पीने का हक नहीं था जहां से कुत्ता पानी पी सकता है। मुझे लगता है ताली वाली बात नहीं थी, ये गंभीर चिंतन के विषय की बात थी। हम लोगों को हक नहीं था उस सार्वजनिक स्थान से पानी लेने का जहां कौवे पानी पी सकते थे, लेकिन आपको हक नहीं था। मुझे अच्छे से स्मरण होता है जब पुस्तकें पढ़ी और विद्वान लोगों से मिला कि हमारे बुजुर्गों के साथ जातिगत दुर्भावना कितनी चरम सीमा पर गई और उसको निश्चय नाबूद करने के लिए बाबा साहब ने ये दस्तावेज आपको दिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है, लेकिन इस दस्तावेज को समझने के लिए बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया था इसमें बीसीआई परिवार का उद्देश्य यह था कि हम किसी तरह से संविधान के महत्व को आप तक पहुंचा सकें। किसी निश्चित राजनीतिक दल या किसी निश्चित नेता से संबंधित आज का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित नहीं किया। हम लोग आयोजन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसका महत्व आप तक पहुंचा सके। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हुआ क्या था, बात की गहराई विशेष रूप से माताओं बहनों से निवेदन करूंगा, समझने की कोशिश करें। सत्ताओं का हस्तांतरण तलवार की धार पे होता रहा। सत्ता किसे कहते हैं? सत्ता एक राजा बना, अब राजा हटा दूसरा राजा बनेगा, दूसरा राजा हटा तीसरा राजा बनेगा। हजारों सालों तक ये प्रथा हमारे देश में चलती रही जिसे राजतंत्र कहते थे। राजतंत्र बाप ने अपने बाप को मारा, बेटे ने अपने बाप को मारा, भाई ने भाई को मारा, तब कहीं जाके सत्ताएं प्राप्त हुई। तो सत्ताओं को पाने के लिए लोगों ने गोलियों का इस्तेमाल किया, तलवार के धार का इस्तेमाल किया, लोगों ने लोगों के सर काटे, तब कहीं जाके सत्ता प्राप्त हुई। एक तरीका ये था। अगर आप राजा बनना चाहते हैं तो आपको उस राजा की सेना को हराना पड़ेगा, वहां हजारों लाखों लोगों को मारना पड़ेगा, आपको सत्ता मिल जाएगी। या दूसरा तरीका यह था कि आप किसी रानी के पेट से पैदा हो तो आपको सत्ता मिल जाएगी। तो ये राजतंत्र हुआ करता है। लेकिन आप चमत्कार देखें, उस तलवार की धार को और बंदूक की गोली को प्यार, मोहब्बत और सौहार्द में परिवर्तित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप ये देखिए कितना महत्वपूर्ण विषय है कि एक राजा बनने के लिए जहां तलवार की जरूरत होती थी, आज राजा बनने के लिए आपके प्रेम की आवश्यकता है। आपका प्रेम किस तरह से? अगर गाजियाबाद का विधायक किसी को बनना है, मतलब राजा और गाजियाबाद का राजा विधायक अगर किसी को बनना है तो वो आदमी आपसे प्रेम करेगा, आपके प्रेम को कमा के ले जाएगा, आपके सौहार्द को कमा के ले जाएगा, तब आप उसे वोट दोगे, कहीं जाके वो राजा बनेगा। तो तलवार की धार मोहब्बत में परिवर्तित कर दी। यही एक कारण है जिसकी वजह से नेता आके आपके पैर तक छूता है। नहीं छूता था क्या? आपके पैर छूता है, इसलिए छूता है क्योंकि उसे राजा बनना है। और पैर क्यों छू रहा है? पैर इसलिए छू रहा है कि वो आपको सम्मान देगा आज, कल आप उसे सम्मान दोगे। वो आज आपको प्रेम देगा, कल आप उसे प्रेम देंगे, वो आपको प्रेम देगा। इस उम्मीद में ये सारा रिश्ता बना। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लोकतंत्र को परिवर्तित कर दिया, राजतंत्र को परिवर्तित कर दिया लोकतंत्र में। यहाँ तीन चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहला, जब भारत का निर्माण हो रहा था
तो भारत विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, ढेर सारी रियासतें। और मजे की बात देखिए, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां चंद किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, लोगों का आचरण बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, ओढ़ने पहनने का तरीका बदल जाता है, खाने पीने की चीजें बदल जाती हैं। विभिन्नता से भरे हुए इस गुलदस्ते को एकजुट करने का काम बाबा साहब ने किया। देखिए कितनी चमत्कारी बात हुई कि बाबा साहब ने, हालांकि सरदार पटेल को इसका क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने विभिन्न रियासतों को जोड़ करके भारत में विभिन्न राज्यों का निर्माण किया, मैं उसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं करता। उन्होंने ये काम किया था, उनका धन्यवाद, साधुवाद, उन्होंने ये किया। लेकिन वो भी ये तब कर पाए जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सानिध्य उन्हें संविधान के माध्यम से प्राप्त हुआ। उड़ीसा बना, पश्चिमी बंगाल बना, उत्तर प्रदेश बना, पंजाब बना। अब समस्या क्या आई, ये अलग अलग राज्य हैं, इनको एकजुट कैसे करा जाए? एकजुट करने की तो शक्ति होनी चाहिए थी ना। ऐसे में संघीय ढांचे का निर्माण किया बाबा साहब ने। याद रखना, संविधान पहले भारत का निर्माण करना। भारत का निर्माण कैसे रहा? बच्चों, मैं चुप हो जाऊंगा, मैं एकदम चुप हो जाऊंगा, नहीं बताऊंगा कुछ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत महंगी बातें हैं और सस्ते शब्दों में मिल रही हैं। बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स में मैं ये सारी चीजें बताता हूँ, पैसे लेता हूँ बताने के। वैसी टाई लगा के ना घूम रहा मैं, हल्के मत लीजो। हाँ, पैसे लेता हूँ बताने के भी मैं। तो भारत का निर्माण हुआ तो छोटे छोटे राज्यों को जोड़ दिया गया। ऐसे में एक व्यवस्था बाबा साहब ने लगाई, संघीय ढांचे की व्यवस्था। इसे बताने से पहले एक बात बताता हूं, अमेरिका भी ऐसा ही है, लेकिन जानते हो गड़बड़ क्या है? अमेरिका के एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए और वीजा चाहिए। अगर आपसे कहा जाए उत्तर प्रदेश से पंजाब जाओगे और आपको पासपोर्ट चाहिए और वीजा चाहिए, बताओ क्या होगा आपका? भाई साहब, बिहार के लोग पूरे भारत में जगह जगह जाके नौकरी कर रहे हैं, क्या वो कर पाते नौकरी? नहीं कर पाते। अमेरिका में ऐसा है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। समझ में आई बात? लेकिन देखो उस चमत्कारी महामानव को, उसने क्या किया? सारे राज्यों को जोड़ दो और कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी बस सकता है और कोई कहीं भी रोजगार कर सकता है। किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं, किसी वीजा की जरूरत नहीं। इसे कहते हैं संघीय ढांचे की व्यवस्था। ये चमत्कार किया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसे हल्की बात समझ रहे हैं? और जानते हो अमेरिका में क्या है? हर एक राज्य का अपना अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है, अलग अलग। हर एक राज्य का अपना अलग अलग झंडा है, हर एक राज्य का अपना अलग अलग संविधान है। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा? न, संविधान एक रहेगा, झंडा एक रहेगा, सुप्रीम कोर्ट एक रहेगा, हाई कोर्ट तुम्हें दे दिया जाता है। आपकी भी रखी और केंद्र को भी मजबूत किया। इसे कहते हैं संघीय ढांचे की व्यवस्था। संविधान को समझने से पहले भारत को समझाना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो हाँ या ना। हाँ, संघीय ढांचा इसे कहते हैं। अब बात की गहराई समझो। दो प्रणाली होती है, एक होता है लोकतंत्र और एक होता है गणतंत्र। अब पहले समझो लोकतंत्र क्या है। सपोज करो अभी ये पता चला कि सतीश ने चोरी की है। ये मोबाइल बंद करो, भाई कौन चला रहा है? सतीश ने चोरी की है। अब इस बात का फैसला करना है कि सतीश चोर है या सतीश चोर नहीं है। तो अब इन लोगों ने पंचायत बैठा ली। ये बैठे 5 पंच और ये बैठे हैं गांव के लोग, ठीक। अब ये जो 5 पंच हैं, इनसे मेरी सेटिंग है। इन 5 पंच में से 3 ने कहते नहीं नहीं सतीश तो बहुत अच्छा आदमी है, ये चोर हो ही नहीं सकता। 2 कह रहे थे हाँ भाई ये चोर है, लेकिन बहुमत किसका हो गया? सतीश के पक्ष में हो गया। तो अब मैं चोर होते हुए भी चोर नहीं रहूंगा। समझ में आया? लोकतंत्र।
तो लोकतंत्र की खामी बता रहा हूं अभी मैं, अभी उसकी ताकत नहीं बता रहा हूं। ये लोकतंत्र की प्रॉब्लम थी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव इस बात को समझ गए कि हमारे लोगों के ऊपर तो अत्याचार होता है, अगर केवल भारत में लोकतंत्र ही लगा दिया तो हमारे लोगों को तो जेल में ठूसे रखेंगे ये लोग। तो जानते हो, लोकतंत्र को कंट्रोल करने के लिए, लोकतंत्र नाम के कुत्ते को कंट्रोल करने के लिए उसके गले में एक पट्टा डाला, उस पट्टे का नाम था गणतंत्र। बात समझ में आ रही है? लोकतंत्र नाम के कुत्ते को वो भौंकता बहुत है, यकीनन भौंकता। आप जो सरकार जो चल रही है, बिहार में सरकार बनी, बहुमत से बनी ना, लेकिन लोग कह रहे गड़बड़ हुआ। इस्तेमाल किसका किया गया? लोकतंत्र का नहीं किया गया। लोकतंत्र में जिसके पास वोट ज्यादा है उसी की सरकार बनती है। यहां से वो विधायक जीतेगा जिसकी जो है वोट ज्यादा होगी। अभी जो है एसआईआर के बारे में बात चली थी, एसआईआर को खोल के बताऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। बताओ, इतना भयंकर हथियार है वो हथियार आप ही के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तो देखिएगा कितने लोगों की वोट कार्ड। सोचो आपके पास है क्या? आपके पास वोट डालने का अधिकार मैं छीन लूं, आपसे वोट डालने का अधिकार छीन लूं, तो बताओ क्या बचा आपके पास? कुछ नहीं बचा भैया। तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपका इंतजाम कैसे किया जा रहा है, पर अभी मैं इसको पूरा कर दूं कि लोकतंत्र नाम के कुत्ते को कंट्रोल करने के लिए गणतंत्र बना। कैसे बनाया? बाबा साहब ने संविधान में लिख दिया कि भैया ऐसा है, ये बताओ अपराध कौन कौन से हैं और किस किस श्रेणी के हैं। हर अपराध के लिए एक सजा मुकर्रर कर दी। चोरी की तो ये सजा, बलात्कार किया तो ये सजा, जुआ खेला तो ये सजा, मर्डर किया तो ये सजा, कोई और अपराध किया तो ये सजा। सबकी सजा उन्होंने सोच के, समझ के, पूछ के, ताज के सब लिख दी, सारी सजाएं लिख दी। अब हुआ क्या? संविधान सर्वोच्च बना दिया। गणतांत्रिक व्यवस्था वो होती है जहां संविधान सबसे श्रेष्ठ होता है, जहां पूरा राष्ट्र केवल एक संविधान से चलता है, उसे गणतंत्र की व्यवस्था कहते हैं। अब क्या हुआ? सतीश ने चोरी की, अब ये सरपंच क्या करेंगे? कुछ भी ना करें। अगर इन 5 में से 5 सरपंच ये कहने लगे सतीश भाई ने चोरी नहीं की, मुझे सजा फिर भी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि संविधान के अनुसार लिख दिया गया। अब ये लोकतंत्र नहीं है, ये गणतंत्र है। बात समझ में आई? जहां से लोकतंत्र खत्म हो जाता है वहां से गणतंत्र शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब देखो गणतंत्र की ताकत। अम्बेडकर का विचार यार इतना बड़ा है कि मैं अपने खाल को उतार के जूता बना करके बाबा साहब अम्बेडकर को पहना दूं तो एहसान ना उतरेगा। जहां एक जिले की सीमा समाप्त होती है वहीं से दूसरा जिला शुरू होता है, वहीं पे चौकी मिलेगी। बोलो हाँ या ना? हर चौकी के ऊपर थाना मिलेगा। बोलो हाँ या ना? थानों के ऊपर कोतवाली मिलेगी। बोलो हाँ या ना? ये व्यवस्था किसने करी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसे कहते हैं गणतंत्र। इसकी वजह से संविधान श्रेष्ठ हो जाता है, एकदम श्रेष्ठ। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट एक कर दिया और राष्ट्र का अध्यक्ष एक होना चाहिए, राष्ट्रपति बनाया, जो वंशानुगत नहीं हो सकता, जो राजा नहीं हो सकता, जिसे जनता चुनती है, चाहे प्रत्यक्ष प्रणाली से या अप्रत्यक्ष प्रणाली से, लेकिन जनता चुनती है। राजा मां के पेट से पैदा नहीं होता, जनता उसे जनता चुनती है, जिसको वो बनता है राष्ट्र का अध्यक्ष। अभी कौन है राष्ट्र का अध्यक्ष? महामहिम। भाषा बदलो, छोरी हमारी। महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू हमारे समाज की है। अरे दूसरों को सम्मान ना दे रहे, अपने आप को तो सम्मान देंगे। बोलो आया ना? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बोलो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय। फिर से बोलो अम्बेडकर की जय। बाबा साहब अम्बेडकर की जय। अपने आदमी को सम्मान दो यार, दूसरे तो देना रहे, हमें तो देना चाहिए। तो गणतंत्र में संविधान सबसे ऊपर होता है, राष्ट्र का एक ही अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति जिसे कहते हैं, और एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है।
गणतंत्र में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े स्वायत्त संस्थाओं का निर्माण किया जाता है ताकि वह जनता की बेहतर तरीके से सेवा कर सकें। अब वो कौन कौन से स्वायत्त हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने हक और अधिकार कर लिया, जैसे चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, है ना, और विभिन्न प्रकार के आयोग, योजना नीति आयोग कहने लगे उसे, है ना। उसके अलावा आपका SC/ST आयोग, इवन जो है हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनके लिए भी एक आयोग विशेष रूप से बनाया गया। तो ये महिला आयोग बनाया गया, ये स्वायत्त संस्थाएं बनाई गई। ये किसके लिए बनाई गई? आपके लिए बनाई। समझ में आया? मैंने 3 बातें सिखाई है। एक, भारत बहुत सारे राज्यों से गुथ करके एक देश बना। जिस तरह से लड्डू में ढेर सारी बूंदी होती है, उन सारी बूंदियों को चिपका के एक लड्डू बना देते हैं। समझ में आ रही है? उसी तरह से ढेर सारे राज्यों को मिला के चिपका के एक लड्डू बना दे, उसका नाम रख दिया भारत। किसने किया? ये बाबा साहब ने ये संघीय व्यवस्था बनाई। और एक बढ़िया काम किया बाबा साहब ने, उन्होंने पहले ही सोच लिया कि यार एक राज्य है और एक केंद्र है, ये साले आपस में लड़ाएंगे, ये लड़ाएंगे, किसी न किसी बात पे फजीता करेंगे। तो क्या करा, केंद्र की शक्ति कौन कौन सी होगी वो लिख दी, और राज्य की शक्ति कौन कौन सी होगी उसे लिख दिया। उनके काम अलग अलग बांट दिए। भैया सास का काम ये है और बहू का काम ये है। अब रानी नहीं है, नहीं तो क्या हो रहा था कि सास बहू में छिड़ गई और लड़ते बीती रात, सास बहू में छिड़ गई, लड़ते बीती रात, और बात कुछ भी नहीं, एक जरा से बात खटोला यही बिछेगा। ये केंद्र और राज्य ऐसे लड़ते, अभी भी लड़ते हैं किसी न किसी बात पे। आप देखो कि दिल्ली का जो उपराज्यपाल है, वहां का जो अरविंद केजरीवाल हुआ करता था, उसमें ठनी रहती थी हमेशा, उसे काम करने नहीं दिया गया। और फिर ये कह रहे डबल इंजन की सरकार है। अब डबल इंजन की सरकार कैसे चल रही है आपके सामने। तो 3 बातें समझ में आ गई। पहला संघीय ढांचा, दूसरा लोकतंत्र, और तीसरा गणतंत्र। ये 3 बात समय बोलो, हाँ या ना? हाँ, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आने का फायदा तभी है जब कुछ सीख के जाओ। अगर तो बात समझ में आती है तो ठीक, अगर नहीं समझ में आती तो हमारे कार्यक्रम करने का भी कोई फायदा नहीं। ये एक तरह से जो हम कर रहे हैं ना, ये ज्ञान का प्रदर्शन है, सही को सही मानने का प्रदर्शन है। अगर आपको बातें सही से पता होंगी तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाओगे, लोगों को बता पाओगे। एक आखिरी बात बता के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। हुआ क्या था, अंग्रेजों से पहले ही ये सेटिंग हो गई थी, चलो जी अब अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे भारत, हो गई थी ये वाली बात 1935 में। लेकिन अंग्रेजों ने कहा यार हम चले तो जाएंगे, पर एक बात तो बताओ, ये इतना विशालकाय देश, अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग बोलियों का देश, अलग अलग रूढ़िवादिता परंपराओं का देश, इसे तुम एकजुट रखोगे कैसे? कोई संविधान बना लो, चले जाएंगे। तो उस समय कांग्रेस ही सबसे पावर में थी, तो उसे मौका मिला, भैया संविधान बनाएंगे। तो उस समय एक आदमी होता था, उसका नाम था मोतीलाल नेहरू। उसने एक संविधान बनाया, और वो इतना मोतीलाल नेहरू ब्राह्मण तो था ही, बड़ा चालाक आदमी था, जातिवादी आदमी था। उसने जो उसमें नियम कायदे कानून लिखे वो पूरी तरह से सवर्णों के पक्ष में थे। सवर्ण समझते हो? सवर्ण बनिया, बामन, ठाकुर, ये सवर्ण होते हैं। वो सवर्णों के पक्ष में थे, वो मुसलमानों के भी विरोध में थे, और शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज अथवा वंचित समाज के विरोध में भी थे। अब साहब ऐसे में जब वो संविधान आया तो सबसे पहले उसका विरोध बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, और फिर सिख नेताओं ने किया, और फिर विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल थे, विशेष रूप से कम्युनिस्ट पार्टी, उसने विरोध किया। जब जबरदस्त विरोध होने लगा तो कांग्रेस के हाथ पैर फूल गए, चिमटे टेढ़े हो गए, कुत्ते फेल हो गए, सारी स्प्रिंग खिंच गई, हालत खराब हो गई।
तो क्या किया उन्होंने कहा नहीं, ये तो नेहरू रिपोर्ट है, संविधान नहीं है, ये तो नेहरू रिपोर्ट है। फिर उसे नेहरू रिपोर्ट करके उन्होंने पब्लिश किया, संविधान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इतने सारे लोगों ने विरोध कर दिया। तो अंग्रेजों ने कहा बाहर में जाओ, हम इसे नहीं ले सकते भाई, देश की जनता के खिलाफ था। तो यहां से हुई थी शुरुआत। अब साहब जब ये शुरुआत हो रही थी, धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, तो ऐसे में एक बड़ी जबरदस्त आंधी आई। अंग्रेजों ने ये निर्णय लिया कि भारत में रहने वाले जो 6 करोड़ शोषित और वंचित समाज के लोग हैं, ये निश्चित करो कि इनका मसीहा कौन है। तो कुछ लोग कह रहे थे गांधी, कुछ लोग कह रहे थे जो है डॉक्टर अम्बेडकर है। अब साहब अंग्रेजों ने इन दोनों से बात की, तो गांधी ने तो साहब कहा अरे हम मसीहा हैं, हम देखभाल करते हैं, ये सारे हिंदू हैं। ठीक है साहब, हिंदू है तो बाबा साहब विद्वान आदमी, दिमाग में जो है थ्योरी अलग थी। उन्होंने कहा देखो साहब ऐसा है, मतलब किस तरह से करें कि you just do not believe on the words which being said by me, you just do one thing, ask one commission which should be coming from all the way from London to India, and they should have a survey here, and then let them find out who is the Masiha of Dalit पीड़ित वंचित समाज के लोग। मतलब भैया ऐसा है, ना तो तुम मेरी बात पे विश्वास करो, ना तुम गांधी की बात पे विश्वास करो, आप अपने लोगों को बुलाओ ना, सर्वे करवाओ यार, और सर्वे करो, पता चल जाएगा। अंग्रेज बड़े समझदार थे, उन्हें समझ में आ गया अरे आदमी बात ठीक कर। अब था उन्होंने साइमन कमीशन नाम की बीमारी भारत भेज दी। अब साइमन कमीशन में 3 लोग थे। एक था सर जॉन साइमन जो हेड कर रहा था, 2 उसके सहकर्मी थे। अब वो जानते हो क्यों आए थे? वो केवल इसलिए आए थे कि भारत में वंचित समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी ये पता करें, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी ये पता करें, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी ये पता करें, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी ये पता करें, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी ये पता करें। ये पता करने के लिए कौन आया था? साइमन कमीशन। लेकिन जैसे ही साइमन कमीशन भारत में आया तो कांग्रेस के गुर्गे और गांधीवादी लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और कहने लगा कि साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ। अब ये बताओ, जब वो सर जॉन साइमन यहाँ आया तो आपके पक्ष की बात करने आया था या आपके खिलाफ बात करने आया था? आवाज नहीं आ रही मुझे। पक्ष की बात करने। आपको समझ में आ रही है? समझ में नहीं आ रही? फिर से समझो, वो इसलिए आया था ताकि आपकी स्थिति अंग्रेजों को बता सके कि इनकी स्थिति कैसी है। अगर आपकी सच्ची स्थिति पता लग जाती तो आपके बारे में कुछ किया जाता, लेकिन आपकी सच्ची स्थिति पता ना लगे तो उनको रोकने का काम कौन कर रहे थे? हिंदूवादी लोग, गांधीवादी लोग, कांग्रेसवादी लोग विरोध कर रहे थे। तो जो वो विरोध कर रहे थे तो आपका विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, हमारा, आपका। जानते हो, टोपी लगा के लाजपत राय घुस गया कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। वहां पे था एक बढ़िया आदमी ने लेट वो निपटा दिया, वो निपटा दी भाई। खैर ये कहानी तो उधर चल रही थी, पर अंग्रेज थे भाई, अपना काम थोड़ी ना छोड़ेंगे, उन्होंने भाई तक काम जारी रखा। लेकिन गांधी भी कम नहीं था। गांधी ने अपने लोगों को गांव-गांव भेज दिया और सबसे कहा कि जाओ इन वंचित समाज के लोगों को पैसे दो, कपड़ा दो, और जो उनकी जरूरत है वो पूरी करो। उनसे बोलो कि वो ये कहें कि हमारा मसीहा तो महात्मा गांधी है, ये कहने के लिए कहा। और जानते हुआ क्या? जब बाबा साहब अम्बेडकर सर जॉन साइमन के साथ गांव-गांव जा रहे थे तो सारे लोग कह रहे थे कि नहीं साहब, हमारी आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी है साहब, हमें तो अच्छा रोजगार मिला हुआ है साहब, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। बाबा साहब ने जब अपने ही लोगों को अपने खिलाफ बोलते हुए देखा, सुना, उस 6 फुट के आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। बड़े भारी मन से, उदास मन से सर जॉन साइमन के साथ गाड़ी में आके बैठे और गाड़ी चलती जा रही है। अभी गाड़ी थोड़ी आगे
गई है तो बाबा साहब ने दूर से आती हुई एक महिला को देखा। महिला के सर पर लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ था। बाबा साहब ने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रोकी और एक सूट पहने हुए व्यक्ति, टाई लगाए हुए व्यक्ति गाड़ी से उतरता है। चौड़ा सीना, कद लंबा। जैसे ही आदमी बाहर आता है तो उस आदमी को देखते ही वो बूढ़ी अम्मा घबरा जाती है, डर जाती है। गट्ठर नीचे डाल के कहते हैं बाबूजी ये लकड़ियां तो मैं बीन के लाई हूं बाबूजी, मैंने चुराई नहीं है बाबूजी, मैं तो बीन के लाई हूं। उसे लग रहा था ये कोई बढ़िया बामन ठाकुर है, ये मुझे मारेगा। बाबा साहब ने कहा माँ तू घबरा मत, सुन मैं तेरा बेटा हूं और देख ये अंग्रेजी हुक्मरान के लोग यहाँ आए हुए हैं। बता इन्हें कि तेरे समाज की स्थिति कैसी है, बता तेरी जिंदगी कैसे कट रही है। फिर वो बूढ़ी अम्मा अपने गांव लेके गई। जब गांव लेके गई और लोगों से बातचीत की, साइमन कमीशन के लोगों ने, तो वहां माताओं बहनों ने बताया बाबूजी जिस मंदिर को हम बनाते हैं एक एक ईंट गारा से जोड़ के लगाते हैं और उस मंदिर में जाने का अधिकार हमारा नहीं है बाबूजी। वो मंदिर में वो प्रतिमा देख रहे हो, वो जो भगवान बैठा है वो मैंने बनाया बाबूजी। जब तक मैं उस प्रतिमा को बना रही थी उसकी मिट्टी को मैंने अपने पैर से कुचला था बाबूजी, लेकिन आज मेरी औकात नहीं कि मैं उस प्रतिमा को छू सकूं बाबूजी। हमारी धार्मिक स्थिति अच्छी नहीं है बाबूजी। धोती इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि छाती ढकूं तो कूल्हा दिखता है और कूल्हा ढकूं तो मेरी छाती दिखती है बाबूजी। हमारी स्थिति अच्छी नहीं बाबूजी। हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता, बेगार करवाते बाबूजी काम करा के कहते हो तगड़ू अपनी लुगाई को मेरे घर भेज दीजिए। और बाबूजी तगड़ू की लुगाई ठाकुर के घर जाती है। बाबूजी स्थिति अच्छी नहीं है। ये सारी बातें सुन करके अंग्रेजी हुक्मरान के लोगों को जब सच्चाई पता चली तो लोगों के दिमाग में स्पष्ट हो गया कि अगर हमारा मसीहा कोई है तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही है। और वो रिपोर्ट बनाई साइमन कमीशन ने, लंदन गई रिपोर्ट और लंदन से फरमान आया कि इन 6 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर गोलमेज सम्मेलन में कोई आ सकता है तो वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर की जय, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, बाबा साहब अंबेडकर की। जानते हो जब आपका बाप लंदन में जाकर गोलमेज सम्मेलन में दहाड़ रहा था, अंग्रेजों की भी पतलून गीली हो गई। जानते हो क्या कहा उस आदमी ने? सैकड़ों साल का शासन मुगलों का रहा, हमारी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ और लगभग 200 साल तो तुम्हें भी होने जा रहे हैं अंग्रेजों। तुम्हारे शासन में भी हमारी स्थिति कौन सा परिवर्तित हो गई। अंग्रेजों का मुंह इतना रह गया जब उन्हें बताया गया कि तुम्हारे राज्य में 6 करोड़ लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, 6 करोड़ लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया, 6 करोड़ लोगों को धर्म से वंचित रखा गया। फिर उन्हें अंततः समझ में आया। जानते हो वहां से क्या जीत कर लाए? कम्युनल अवार्ड। किसके लिए? कम्युनल अवार्ड क्या था? आपको ये जो वंचित समाज के लोग बैठे हैं, आपको 2 वोट डालने का अधिकार जीत के लाए थे बाबा साहब। और सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब समझते हो? अगर दलित समाज के लोग रहते हैं तो वोटर भी दलित होगा और नेता भी दलित होगा। आपके लिए उस महामानव में हल्की बात नहीं थी, लेकिन जानते हो जैसे पता चली ये वाली बात गांधी जी को तो उन्होंने क्या किया? यड़वाड़ा जेल में अनशन पे बैठ गया। कह रहे हैं कि इन लोगों को ये हक अधिकार मिलने ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो हिंदू है और हिंदू तो सुखी है, उन्हें ये अधिकार क्यों दिया जाए?
आपका विरोध करने के लिए बैठ गया। और जानते फिर क्या हुआ? भूख हड़ताल पे बैठा आदमी, वो 1.5 पसली का आदमी, एक दिन में ही उसके चिमटे टेढ़े हो गए। एक दिन में भूख से परेशान हो गया। पूरे देश में हल्ला हो गया कि गांधी जी मर ना जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर दबाव बना दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के पास भी लोगों से सूचनाएं आने लगी कि कांग्रेस के लोगों ने मेरे समाज के लोगों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। जानते हो बाबा साहब ने सलाह किससे ली? एक अनपढ़ शिक्षित महिला से, मातोश्री रमाबाई अम्बेडकर। उनसे पूछा, रामू मुझे लगता है गांधी जी कहीं देहावसन ना हो जाए उनका। वो जो भूख हड़ताल है लंबी चलेगी तो दिक्कत हो जाएगी, हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। तो अब तो मेरे ऊपर भी दबाव बन रहा है। तो जानते हो माता रमाबाई अम्बेडकर ने क्या कहा? एक ही लाइन में कितनी बड़ी बात कह दी। साहब अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है। बात समझ में आई? अगर आप ठीक हैं तो सब ठीक है। बाबा साहब को बात समझ में आ गई। तो जानते हो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मन बना लिया कि मैं गांधी से जाके मिलूंगा। अभी उन्होंने मन बनाया था कि दरवाजे पे आहट हुई, तो दरवाजा खोला तो देखा सामने एक महिला आके घुटने पे गिर गई और पल्ला फैला के कह रही है, डॉक्टर अम्बेडकर मेरे पति के प्राणों को बख्श दो। जैसे ये कहा कि पति के प्राणों को बख्श दो, बाबा साहब को समझ में आ गई ये और कोई नहीं, ये कस्तूरबा गांधी है। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी कंधे पकड़ के सहारा देकर ऊपर उठाकर कहा, बहन आइए, सम्मान से घर में बैठिए और सुनो, जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं जरूर करूंगा। और इतिहास इस बात का गवाह है कि पहली बार भारत में दबे कुचले समाज के लोगों का नेतृत्व करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए थे और हिंदुओं का नेतृत्व करने के लिए गांधी खड़े हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ? आप हिंदू नहीं हैं। दो नेता खड़े हुए अपने अपने लोगों का नेतृत्व करने के भ्रम में जीते हुए यार आप। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दो अलग अलग नेता बैठ के एक दस्तावेज पे साइन क्यों करते? दस्तावेज पे साइन हुए और उसको नाम दिया गया पूना पैक्ट। जानते हो उसने क्या किया? गांधी बड़ा चालाक था। उसने कहा डॉक्टर अंबेडकर डबल वोट का अधिकार नहीं चलेगा, इससे हिंदुओं की शक्ति कमजोर हो जाएगी। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चलेगा, इससे हिंदुओं की शक्ति कम हो जाएगी। बाबा साहब के ऊपर दबाव था, उन्हें झुकना पड़ा, लेकिन वो भी हमारा बाप भी कम थोड़े था। हमारा बाप भी तो बहुत चालाक था। उसने भागते भूत का लंगोटा खींच लिया। वो भूत और कोई नहीं था, वो महात्मा गांधी था। उसका लंगोटा खींच लिया। उन्होंने क्या कहा? चलो ठीक है, अगर नहीं दे रहे हो तो हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारे लोगों को आरक्षण दो, शिक्षा में दो, रोजगार में दो, राजनीति में दो। मांगा तो सेना में भी था, पर ये बड़ा चालाक आदमी था, 1.5 पसली, उसने दिया नहीं। लेकिन फिर भी आज आपको जो आरक्षण मिला पूरा पैक्ट में, वही आरक्षण ऐसा का ऐसा उठाकर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में लिख दिया। एहसान है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें नौकरी मिल रही है, उस आरक्षण से मिल रही है। एहसान है तुम्हारे ऊपर, मतलब मानना पड़ेगा एहसान। लेकिन दुख का विषय ये है, इस आरक्षण को हमारे नेता बचा नहीं पा रहे, नहीं बचा पा रहे हमारे नेता। बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन हमारे नेता बचा नहीं पाए आरक्षण। ये वाला मौका नहीं है कि मैं आरक्षण के बारे में बात करूं, क्योंकि संविधान की इतनी ही बात बताना चाहता था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आप तक जरूर पहुंची होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जिंदगी में दोबारा मौका देगा, फिर आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।